संविधान, जय भारत। आज हम ओबीसी की जातिगत जनगणना के मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ओबीसी की जातिगत जनगणना 1931 में अंग्रेजों ने कराई थी। उसके बाद ओबीसी की जातिगत जनगणना इस देश में नहीं हो पाई। अगर अनुसूचित जाति की जनगणना हुई, एसटी की जनगणना हुई, इसलिए एससी को 15% आरक्षण मिला। उस समय उनकी संख्या के अनुपात में उनको मिला गया। एसटी की जनसंख्या हुई तो इसलिए 7.5%, इसलिए 7.5% एसटी को उनके रिजर्वेशन मिला। लेकिन ओबीसी की जाति जनगणना का फिगर ही सामने नहीं आ पाया कि उनकी संख्या है कितनी और उनको कितना आरक्षण शासन सत्ता में दिया जाए, वो क्लियर नहीं हो पाया। और हर साल ओबीसी की जाति जनगणना का मुद्दा उठता गया, लेकिन सरकार इस पर उनकी जाति जनगणना नहीं कराई जाती। इस देश में जानवरों की गिनती होती है, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं होती। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में रविंद्र महाजन जी जो है, पूर्व विधायक बुरहानपुर से है। मैं और सर इनसे जानना चाहूँगा, सर इस मुद्दों पर आप क्या कहना है? पिछड़ा वर्ग का जो अधिकार है, जो पिछड़ों की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, उनकी आवाज़ को सरकार दबा देती है। अब आपने देखा होगा, लालू प्रसाद यादव पिछड़ों की बात करते थे, मायावती जी पिछड़ों की बात करती थी, मुलायम सिंह यादव पिछड़ों की बात करते थे, हमारे गोपीनाथ मुंडे जी जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो पिछड़ों की बात करते थे। तो ऐसे पिछड़े नेताओं को इन्होंने दबाने का पूरा प्रयास किया और जिस स्तर पे जा सकती सरकार उस स्तर पे गई और ओबीसी के लोगों को ख़त्म कर दिया गया। जातिगत जनगणना, जैसे आपने बताया कि हर चीज़ की जनगणना हो रही है, मगर ओबीसी की नहीं हो रही है, क्योंकि ओबीसी का वोट बैंक बहुतायत तादाद में है पूरे देश में। और ओबीसी को अगर मालूम पड़ जाएगा कि हमारी संख्या इतनी है और हमारा अधिकार इतना है, तो जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वो प्रशासन में भी ओबीसी का व्यक्ति बैठेगा, राजनीतिक क्षेत्र में ओबीसी का व्यक्ति बैठेगा। तो इसको दबाने के लिए ये लोग नहीं कर रहे। आज ही इनके पास में पावर है, सत्ता है, स्वर्ण जाति के पास में चाबी है, ताला आपके पास में, मगर चाबी उनके पास में है, तो कुछ नहीं कर सकते आप। अभी सर अगर हम ये देखें कि जब ओबीसी की जनसंख्या 52% है, तो ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए था। 1992 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने उसमें क्लीमियर जोड़ दिया, इधर लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली और ओबीसी का ध्यान डाइवर्ट हो गया, लेकिन क्लीमियर पर नहीं गया। जो अब उसकी जो फिगर है कि 5 लाख के ऊपर जिनकी इनकम है उसको ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। और अभी नया एक आदेश आया कि 8 लाख और कुछ संपत्ति जिसके पास होगी, स्वर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण जाएगा। इधर 8 लाख का टारगेट रखा है, इधर ओबीसी के लिए 5 लाख का। तो क्या ये किस प्रकार से देखा है? ये तो सरासर कुल मिला के इनको ओबीसी को आरक्षण देना नहीं है, आरक्षण ओबीसी की जनगणना नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं दाव पेच कानूनन ऐसे लाते हैं कि जिससे जनगणना नहीं हो और इनको इनका अधिकार न मिले। आज आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े पदों पे आईएएस आईपीएस जैसे पद है हमारे भारत देश में, वो ओबीसी का व्यक्ति वहाँ नहीं बैठ पा रहा है। और अगर मान लो बैठ भी गया उसकी मेहनत से, तो उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है। अभी आपने देखा होगा, एक हरियाणा की एक आईएएस अधिकारी थी गुर्जर समाज की, तो उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको यह नौकरी छोड़ना पड़ी। तो ऐसा हर जगह हो रहा है। जब तक हम बहुत आदायत में ओबीसी के लोग, एससी एसटी के लोग सत्ता में और शासन में नहीं बैठेंगे, तो हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। हम सबको एक साथ जगना पड़ेगा, हमको हमारी आवाज़ बुलंद करना पड़ेगी। और ख़ास करके मैं ओबीसी के लोगों और जो युवा पीढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में ना आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपसे सिर्फ जय सियाराम का नारा लगवाती है, मगर आपने देखा होगा भी ओबीसी के व्यक्ति को कहीं नहीं लिया गया। अब राम जन्मभूमि में ओबीसी के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसमें कोई स्वर्ण जाति के लोगों ने वहाँ कार सेवा नहीं की, सब ओबीसी के लोग थे, तो उन लोगों को हम महत्व दिया गया। तो ये उपयोग करते हैं सिर्फ। सही कहा भाई ने, क्योंकि जो राम मंदिर का जो मुद्दा था, जिसमें काफ़ी लोग भी मरे और उस मुद्दे को लेकर हमारे ओबीसी के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। लेकिन जब उसका ट्रस्ट बना, तो ट्रस्ट में सारे स्वर्ण ओबीसी के एक भी लीडर को उस ट्रस्ट में नहीं लिया गया। और जहां अगर हम देखा जाए, जब भूमि पूजन हुआ, तो कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीन तोगड़िया, ऐसे जितने भी ओबीसी लीडर है, एक को भी उसको वहां पर आमंत्रित नहीं किया गया। तो इससे बात ये होता है कि जब समय आता है तो हम लोगों को उसमें आमंत्रित किया जाता है, लेकिन जब हमारे हक और अधिकार के जब मुद्दे आते हैं तो हमको उससे बाइकाट किया जाता है। तो ऐसे अगर हम ये देखें, तो अगर
इस देश के अंदर ओबीसी अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना ही नहीं चाहता। जैसे उदाहरण के लिए अभी निजीकरण चल रहा है, तो निजीकरण के माध्यम से जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं देश को नहीं बिकने दूंगा, लेकिन 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा, लेकिन आज 35 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई और आज निजीकरण के माध्यम से निजी हाथों में देश को बेचा जा रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी इसी मुद्दे को लेते हुए देश में सत्ता में आए हैं कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी को इतना बदनाम किया और इन्होंने कहा कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, मगर सबसे ज़्यादा देश को नरेंद्र मोदी जी ने बेचा है और इनकी सरकार ने बेचा है। 6 वर्षों में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बिकी है, मनमोहन सिंह जी के राज में और नरसिम्हा राव जी के राज में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो राजीव जी ने सपना देखा था, उस सपनों को कांग्रेस पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जो 70 साल देश को बनाने में लगाए, नरेंद्र मोदी जी ने 7 वर्षों में उस देश को बर्बाद करके रखा है। आज देश की स्थिति बहुत दयनीय है। आज कोरोना के नाम पे पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है और कोरोना में इतना भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और खास करके गरीब लोगों के साथ में कोई सुविधाएं नहीं है। आदिवासी ओबीसी के लोगों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए, जितना उनके नाम पे फंड आ रहा है, वो फंड का उपयोग नहीं किया जाता है। और अधिकतर आप देखेंगे तो ओबीसी का व्यक्ति, दलित, आदिवासी यही मर रहा है। स्वर्ण जाति का लोग इसमें बड़े चैन से रह रहे हैं और ये सरकारें चाहती हैं कि ओबीसी खत्म हो तो ऊंचे जाति के लोग राज करें और ये सिर्फ काम करते रहे, मजदूरी करते रहे। संविधान में SC ST OBC के लोगों को हक और अधिकार मिले हैं, ये जानते हैं। तो जब संविधान में हक और अधिकार दिए तो संविधान को किस प्रकार से खत्म किया जाए, तो निजीकरण के माध्यम से OBC और SC ST का आरक्षण खत्म हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि हमें अधिकार है। तो जब सब निजीकरण हो जाएगा, सब निजी हाथों में जा रहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो उपक्रम है घाटे में जा रहे हैं, तो कोई भी घाटे वाली चीज कोई भी पूंजीपति क्यों खरीद रहा है? अगर फायदे वाली चीज तो सरकार बेच क्यों रही है? नहीं, सारी चीजें फायदे वाली है। सरकार की कोई भी संस्था कोई घाटे में नहीं चल रही है और जब सरकार वहन नहीं कर पा रही है तो फिर एक प्राइवेट व्यक्ति, एक प्राइवेट कंपनी कैसा वहन कर पाएगी? इसका मतलब वो संस्थाएं कोई घाटे में चल नहीं रही है। ये सिर्फ अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए कंपनियां बेच रहे हैं। आज प्राइवेट कंपनियों के मोबाइलों के टावर बहुत अच्छे चल रहे हैं और BSNL जो हमारी भारत सरकार की है, जिसमें BSNL में हमारे ओबीसी के लोग, पिछड़ा आदिवासी नौकरी करते हैं, तो जब ये इसका प्राइवेट में जब जाएगी तो ये इनको नौकरी थोड़ी मिलेगी। वो तो प्राइवेट वाला तो इनको सबको भगा देगा और नौकरी इनकी वैसे ही चले जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। आज हर साल 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं और देश की बड़ी दयनीय स्थिति है। इसके लिए हिंदुस्तान के युवा कभी नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेंगे। आज जो इंजीनियर, डॉक्टर, कई लोग हमारे युवा एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उच्च एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो एजुकेशन हासिल करने के बाद क्या उसके लिए आगे को कोई रास्ता है? जैसे माननीय नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो फिर जो लोग अपनी आगे डिग्री पढ़ाई लिखाई करके करेंगे क्या? आत्मनिर्भर वो अब आप लोग नहीं समझ रहे तो उसमें नरेंद्र मोदी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमारे भरोसे आप बैठो मत, आप आपके पैरों पे खड़े रहो और आप खुद ही काम करो, खुद ही कमाई करो और अपना पेट पालो। सरकार के भरोसे बैठने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए तो आत्मनिर्भर का नाम दिया उन्होंने कि हम सब बेच देंगे, आपको सिर्फ मजदूरी करना है। जब पूरा सब निजीकरण निजी हाथों में चल जाएगा तो सरकार को लोग चुने क्यों? और जब सरकार को चुने क्यों और जो सब निजी हो जाएगा तो सरकार की आवश्यकता क्यों है? नहीं तो सरकार का रहेगा ही नहीं कुछ। जैसा किसी जमाने में अंग्रेज लोग हमारे यहाँ आए थे और इन्होंने सारे देश पे सारी कंपनियां अंग्रेजों की थी, वैसी ये बाहर की कंपनियां, देश की कंपनियां को बाहर के लोगों बेच रहे, तो चुनाव होने की नौबत ही नहीं आएगी। सारे विदेशी लोग कब्जा करेंगे और जैसा देश आज के 73 साल पहले चल रहा था, फिर से वही स्थिति आ जाएगी, देश गुलामी की ओर चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में इस मुद्दे पर, जो क्योंकि इस देश में फिर हम गुलामी की ओर जा रहे हैं, ऐसे रविंद्र महाजन जी पूर्व विधायक कह रहे हैं। तो इस देश में परिवर्तन लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर भारत का संविधान में जो मूलभूत अधिकार दिया, अगर वो अधिकार हम लोगों को नहीं मिल पाए तो फिर से इस देश में गुलामी की ओर जाएंगे। और इसलिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और अपने जो संवैधानिक अधिकारों को लेने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा।